हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ज्ञान सागर का नया पाठ जो कि है बहू की विदा। तो ये हमारा 14वां पाठ है। ठीक है। तो ये जो बहू की विदा पाठ है, इसके लेखक हैं विनोद रस्तोगी। इसके लेखक हैं विनोद रस्तोगी, जो कि इस पाठ के माध्यम से, बहू की विदा इस पाठ के माध्यम से वो दहेज प्रथा जैसी समस्याओं को उन्होंने उजागर किया है कि किस तरह से दहेज ना देने पर जो बहू है वो पीड़ित होती है, या लड़की कहीं ना कहीं वो पीड़ित होती है। तो आप देखते हैं दहेज ना देने की वजह से या दहेज के ताने मारने की वजह से कई बार जो लड़कियां हैं वो बेचारी आत्महत्या कर लेती हैं। तो ऐसी समस्याएं जो हैं वो समाज में जो दहेज प्रथा जैसी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए, या ऐसी समस्याओं को उजागर करने के लिए विनोद रस्तोगी जी ने इस पाठ को जो है एक नाट्य मंचन हम कह सकते हैं, एक नाटक के द्वारा, मतलब संवादों के द्वारा इसको समझाने का प्रयत्न किया है। तो पात्र इसमें कौन कौन हैं? जीवन लाल हैं। तो आप देख सकते हैं पात्र जो इस बहू की विदा में जो पात्र हैं, जीवन लाल हैं, जो एक धनी व्यापारी है। अवस्था उसकी 50 वर्ष है, यानी वो 50 वर्ष का है, 50 ईयर्स का। राजेश्वरी है, वो जीवन लाल की पत्नी है। अवस्था 46 वर्ष, ठीक है, यानी 46। ठीक है। और रमेश जीवन लाल का पुत्र है, उसकी अवस्था है 22 वर्ष, यानी वो 22 ईयर्स का है। और कमला जो है रमेश की पत्नी है, अवस्था उसकी 19 वर्ष। ठीक है। और प्रमोद कमला का भाई है, अवस्था उसकी 23 वर्ष है। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक मैं समझा देती हूँ, जो ये कमला है, ठीक है, यही वो लड़की है, यही वो बहू है जिसे जो है जो जीवन लाल है, जो उनके ससुर जी हैं, और राजेश्वरी उनकी सास है। ठीक है। कमला उनकी बहू है। जीवन लाल और राजेश्वरी ये पति पत्नी है, यानी कमला के सास ससुर हैं। ठीक है। और रमेश जो है वो कमला का पति है, और कमला का भाई है प्रमोद। ठीक है। तो ये पात्र हो गए। अब क्या होता है कि कमरा एक नाट्य मंचन है ना, मैंने कहा कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। पर्दा उठने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं, और उनसे कुछ दूर हटकर ही प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा है। चेहरे पर निराशाजन्य करुण भाव है। यानी कमरे में कौन? जीवनलाल जी खड़े हैं, और उनके सामने जो प्रमोद है, यानी कमला का भाई, ठीक है, कमला जी के ससुर जी और कमला का भाई वहां पर खड़ा है। ठीक है। और जो भाई है वो बड़ा विनम्र भाव से वहाँ खड़ा है। चेहरे पर निराशाजन्य है, निराशा है उसके चेहरे पर, यानी थोड़ी उदासी भी है। ठीक है। और जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए हैं। तो प्रमोद अब क्या करता है? आगे बढ़कर धीमे स्वर में, क्या निर्णय लिया आपने? तो जीवनलाल, विदा नहीं होगी। यानी कहने का तात्पर्य, जो कमला का भाई है उसको लेने के लिए आया है कि कुछ दिन मायके रहेगी, सावन काट लेगी वहाँ पर। लड़कियाँ पहला सावन जो है वो मायके में काटती हैं। तो भाई उसको लेने आया है, लेकिन जो जीवनलाल कमला के जो ससुर जी हैं वो उसको भेजने को तैयार नहीं है। कारण क्या है? देखिए, तो प्रमोद कहता है, हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेलकर बिताने का सपना देखती है। तो जीवनलाल कहता है, जानता हूं। फिर जीवनलाल सोफे पर अभी बैठकर जमाई ले रहे हैं, यानी आवासियां ले रहे हैं, मानो प्रमोद की बातों से ऊब रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे वो बोर हो रहे हो, कि बार बार वो कह रहा है कि भेज दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है। तो जीवनलाल भेजने को तैयार नहीं है। प्रमोद यह जानकर भी, मतलब आपको पता है कि पहला सावन जो है लड़की जो है अपने माता पिता के यहाँ काटती है, यानी बहू माता पिता के यहाँ काटती है, तो भी आप, तो जीवनलाल, अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। तो प्रमोद जी कहते हैं, यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। अब माँ तो बेटी के इंतज़ार में है कि आज मेरी बेटी आने वाली है, लेकिन अब
उसका हृदय टूट जाएगा जब वो ये देखेगी कि बेटी भाई के साथ नहीं आई। तो इसका मतलब ससुराल वालों ने उसको नहीं भेजा, न जाने वो किस बात पर नाराज़ हैं, है ना। तो जीवनलाल कहते हैं मैं मजबूर हूँ, अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया। अब वो सीधी अपनी बात पर आ गई कि दहेज, शादी में जो दहेज दिया गया उसमें शायद कुछ कमी रह गई है। प्रमोद बड़े दीन स्वर में, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया, फिर भी अगर, फिर भी कह रहा है, फिर भी अगर आगे छोड़ देता है। तो जीवनलाल कहते हैं कड़े स्वर में, बड़े, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते, झोंपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा। देखिए अब कितने गुस्से में वो बोल रहे हैं। प्रमोद बेचारा फिर हाथ जोड़ रहा है, यानी कमला का भाई बेचारा बार बार उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है कि उसको भेज दो। तो जीवनलाल उठकर आवेश में टहलते हुए, अब उनको और गुस्सा आ रहा है कि मैं इतना बोल चुका हूं कि दहेज पूरा क्यों नहीं दिया उसके बाद भी, है ना। देना तो दूर, और सुना रहे हैं अब जीवनलाल जी, और सुना रहे हैं, देना तो दूर बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी की विदा कराना चाहती हैं तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजें। अब ये कौन सा मरहम वो मांग रहे हैं प्रमोद, यह आप क्या कह रहे हैं। वो कह रहे ये क्या कह रहे हैं आप। तो जीवनलाल कह रहे ठीक कह रहा हूं, मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5,000 नकद, दायां हाथ आगे फैलाकर अपना हाथ भी आगे कर रहे हैं कि 5,000 नकद इस हाथ पर रख दोगे, तब मैं तुम्हारी बहन को मायके भेजूंगा। देखो क्या शर्त रखी है ना। तो प्रमोद कहता है ये तो सरासर अन्याय है, शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं। अगर रमेश बाबू होते, रमेश बाबू कौन है, कमला के पति, ठीक है। तो जीवनलाल कहते तो वह क्या कर लेता, मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है, तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। लो अब उसके भाई को भी बेचारे जली कटी सुना रहे हैं, है ना। तो प्रमोद फिर अपमान से तिन मिलाकर, बाबूजी बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं, किंतु किंतु यह ना भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। अब वो बता रहा है कि आपकी भी तो बेटी है, अगर उसके साथ भी ऐसा हो तो कैसा लगेगा। जीवनलाल हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी गौरी की शादी की, गौरी की शादी की है, यानी जीवनलाल की बेटी का नाम है गौरी, ठीक है। वह खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए, दंग रह गए, हैरान रह जाना, ठीक है, यह मुहावरा है। इतना दहेज दिया कि देखने वालों के दांतों तले उंगली दबा ली, कि देखने वालों ने क्या करा, दांतों तले उंगली दबा ली, मतलब आश्चर्यचकित हो गए। दर्द मिश्रित आवेश, तुम मेरी बराबरी करोगे, बेटी वाले, बेटी वाले होकर भी हमारी मुंह छूंची है, समझे। प्रमोद कहता है जी, मुंह छूंची होना मतलब हम फिर भी, मतलब इज्जतदार हैं, और भी इज्जत हमारी बढ़ रही है, ठीक है। तो जीवनलाल, रमेश गया है गौरी को विदा कराने, कलाई पर बंधी घड़ी देखकर, अब टाइम भी देख रहे हैं, कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी, तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, समझे। अब वो उसको देखो किस तरह से बोल रहा है कि हमने तो बहुत दहेज दिया, हमने तो बहुत खातिरदारी की, तुमने हमारी बारात की ना खातिरदारी की ढंग से, ना ही पूरा दहेज दिया, तो इसलिए तुम्हारी बहन जो है मायके नहीं भेजी जाएगी, और ना ही वो पहला सावन वहाँ पर काटेगी। अब मेरी बेटी तो देखो अभी आती होगी, देखना ससुराल वाले कैसे भेजेंगे। तो प्रमोद बड़े व्यंग्य से, जो हमारी बहन है क्या वह आपकी कोई नहीं है। कह रहे जो मेरी बहन है तो आपकी भी तो कुछ लगती है। तो देखिए क्या दशा होती है लड़कियों की, है ना। तो कई इस तरह के लोग आज भी दुनिया में मौजूद हैं कि जो
बहू को बेटी के समान नहीं समझते। बेटी का दर्द उनको अधिक नज़र आता है, लेकिन बहू का दर्द बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। बहू को आज भी परेशान करने में, आज भी, या बहू के घर वालों की इज्जत मतलब उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। तो चलिए अगला देखिए, जीवनलाल फिर कहते हैं तेजी से, बेटी और बहू को एक तराजू पर तोलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू। तो मैंने कहा ना, आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो बेटी बेटी है कहते हैं और बहू बहू, यानी बहू को कभी बेटी समझ ही नहीं सकते। ठीक है, तो प्रमोद, ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। रुककर धीमे स्वर में फिर कहता है, क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? देखो, भाई है ना, लेकिन बहन से मिलना चाहता है, मिलने भी नहीं दिया अभी तक। तो जीवनलाल, ज़रूर, और हाँ, उसे भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे? ऊंचे स्वर में, अरे सुनती हो गौरी की माँ, ज़रा बहू को भेज दो, अपने भाई से मिल ले आकर। सहज स्वर में, मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला डाला या नहीं। द्वार की ओर बढ़ते हैं और द्वार का पर्दा हटाकर मुड़ते हुए, गौरी के लिए झूला डाल रहा हूँ लॉन में, ठीक है। तो मतलब अपनी बेटी के लिए तो वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सावन में अक्सर झूला झूला जाता है। तो ऐसी जो है रीति रिवाज आप कह सकते हैं। तो वो पहला सावन जो है लड़की अपने मायके में काटती है। तो अपनी बेटी का तो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बहू को नहीं भेज रहे हैं, है ना, तो वो भी तो किसी की बेटी है। प्रमोद थका सा सोफे के पास खड़ा है। अंदर से कमला आती है। चांद से सुंदर मुखड़े पर उदासी की घटा है। प्रमोद के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है, सिर नीचा किए, है ना। तो बेचारी वो चुपचाप है, क्या कर सकती है। प्रमोद भारी स्वर में मतलब अंदर से उसको शायद रोना भी आ रहा है, लेकिन बहन के सामने वो आंसू भी नहीं निकाल पा रहा है। कैसी हो कमला? अच्छी तरह तो हो? वो पूछ रहा है। अब भाई ऐसे लोगों के वो ऐसी बातें सुनकर अपनी बहन से पूछ रहा है कि ठीक भी हो, कि और तो नहीं परेशान करते कहीं, है ना। कमला सिसकने लगती है, मतलब रोने लग पड़ती है बेचारी। प्रमोद आर्द्र स्वर में, है ना, बेचारे एकदम रुदन वाले स्वर में होता है ना, कमला रो मत, इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। कमला सिसकती हुई, भैया क्या? प्रमोद घबराओ मत, मैं जल्दी ही फिर आऊँगा और उस बार विदा अवश्य होगी। मैं चोट का मरहम लेकर आऊँगा। मतलब वो कह रहे हैं हम तब तक आपकी बेटी को मायके नहीं भेजेंगे जब तक कि, जीवनलाल जी कहते हैं कि जब तक कि 5,000 रुपये इस हाथ पर नहीं रखोगे तब तक वो नहीं भेजेंगे। तो कमला न समझने के ढंग से, मरहम? वो उसको समझ नहीं आता कि ये कौन से मरहम की बात कर रहे हैं। प्रमोद, हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है। उन्हें मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत है 5,000 रुपये। कमला चौंक कर भाई की ओर देखती है कि 5,000 रुपये। प्रमोद, तुम चिंता ना करो कमला, इस गिरे हाल में भी मकान 7-8 हज़ार में बिक ही जाएगा, है ना। ये पहले की कीमत बता रहे हैं, आज की कीमत से ना इसके इसे तोले। 5,000 पहले, ठीक है, तो पहले समय में 5,000 बहुत होते थे, 5 लाख के बराबर, ठीक है। कमला व्याकुलतापूर्ण आग्रह से, मेरी विदा के लिए घर ना बेचना भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध है। 1-2 साल में विमला का ब्याह भी आपको करना है, यानी कमला की छोटी बहन। तो उसे अपनी बहन की भी चिंता हो रही है कि उसका भी तो विवाह करना है भैया आपको, तो आप घर मत बेच देना। प्रमोद बीच में ही, लेकिन तुम? कमला, मेरी चिंता आप ना करें, सच विदा ना होने से मुझे ज़रा भी दुख ना होगा। वो कह रही कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं जा पाऊंगी मायके तो मुझे दुख नहीं होगा। प्रमोद कहता है कमला, कमला कहती है गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका। यानी किसकी? इसकी ननद हुई ना, यानी जीवनलाल की जो बेटी है ना, तो वो आ रही है कह रही। तो गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती हंसाती रहती है। उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी, आप विश्वास करें भैया। प्रमोद,
लेकिन आज नहीं तो कल रुपया देना ही पड़ेगा कमला। कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी? कहने का तात्पर्य यह है प्रमोद का कि आज नहीं तो कल मुझे पैसे तो देने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो जीवन लाल है, ये कागज के टुकड़ों के ऊपर इसका स्नेह, यानी इसको तो मोह माया से इतना, मतलब पैसों से इतना प्यार है, तो ऐसे लोगों के बीच तुम कब तक रह सकोगी? ये तो तुम्हें जली कटी सुनाते ही रहेंगे हमेशा। तो कमला, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया। माँ जी ममता की मूर्ति है, मूर्ति है ही, मतलब जो सास है उसकी, वो ममता की मूर्ति है ही। बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे। देखो कितना जो एक लड़की दूसरे घर में आती है, किस तरह से वो उस घर में पूरा प्रयास करती है ना, कि किस तरह से वो अच्छे से रह सके, सब ठीक हो जाए, है ना। तो प्रमोद कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सब एक ही धातु के बने हैं। हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो। अब उसे गुस्सा आ रहा है ना, कह रहा है मुझे तो लगता है सारे ही ऐसे हैं। अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश, गोरा रंग, स्वस्थ शरीर, सफ़ेद साड़ी और ब्लाउज पहने हैं। राजेश्वरी, कैसा दिखावा? अब उसे इतना से सुनाई दिया तो उसने कहा कैसा दिखावा? प्रमोद चौंक पड़ता है। प्रमोद और कमला उनकी तरफ देखते हैं। राजेश्वरी दूसरे सोफे पर बैठती हुई, बैठ जाओ तुम लोग, हंसकर बोलती है। क्या बातें हो रही थी भाई बहन में? तो देखिए ये है इसकी सास कमला की, और ये कमला है, ये उसका भाई है। ठीक है। तो कमला बेचारी चुपचाप बैठी है, उदास, है ना। भाई भी उदास उदास ही है। तो वो कह रहे हैं अब दोनों भाई बहन में क्या बातें हो रही है, ये कमला कह रही है ना, सॉरी, ये राजेश्वरी कह रही है। तो कमला की सास का नाम है राजेश्वरी, ससुर जी का नाम है जीवनलाल, भाई का नाम है प्रमोद, और पति का नाम क्या है? रमेश। ठीक है। प्रमोद, बस कुशल क्षेम पूछ रहा था। अब वो बेचारा अब क्या कहे, तो वो कहता है बस मैं तो यही पूछ रहा था कि कुशल मंगल हो, है ना। तो राजेश्वरी, हाँ विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? अब वो पूछ रही है कि वो क्या कहा भाई उन्होंने, कि कब भेजेंगे इसको, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने। ठीक है। तो प्रमोद मौन रहता है, कमला दृष्टि नीचे कर लेती है, तो वो समझ जाती है। राजेश्वरी, समझ गई, अपनी जिद के आगे तो वे किसी की सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे, मैं तो समझाते समझाते हार गई। बोलो कितना रुपया चाहते हैं वे? तो राजेश्वरी को पता था कि ये पति जो है मेरे, वो जिद्दी स्वभाव के हैं। वो तो तभी ऐसी बातें कर रहे थे कि इतना पैसा देंगे तभी मैं भेजूंगा। तो कह रही है कि मैं तो समझाते समझाते थक गई। प्रमोद धीमे और उदास स्वर में, 5,000। वो कहती कितना मांगा? राजेश्वरी, बस मैं देती हूँ तुम्हें रुपए, उनके मुंह पर मारकर कहना कि ये लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। उठकर सामने वाले द्वार की ओर बढ़ती हुई, मैं अभी लाती हूँ। तो देखिए राजेश्वरी कितनी अच्छी है ना। वो कहती है कि लो, पैसों से उनको इतना प्यार है, इंसानों से है नहीं, है ना। तो प्रमोद, ठहरिए माँ जी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। प्रमोद, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। कमला उसी प्रकार मूर्तिवत बैठी है, बेचारी वो चुपचाप बैठी है, वो कुछ नहीं कह रही। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं लेके जा रहा हूँ अपनी बहन को, जब लाऊंगा 5,000 रुपये तब ले जाऊंगा। राजेश्वरी लौटती हुई, ये क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा ना हो? ये कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। भारी स्वर में बेचारी बोलती है, जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होंगी। नहीं, विदा जरूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। कमर से कुंजियों का गुच्छा निकालकर, कुंजियां चाबियों का गुच्छा निकालकर कमला की ओर बढ़ाती हुई कहती है, जा बेटी, तिजोरी से रुपए निकाल ला। कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती, शर्म भी आती है ना उसको। तो राजेश्वरी कहती है, जाती क्यों नहीं? गुच्छा कमला के हाथ में थमाती है, जबरदस्ती उसके हाथ में दे देती है। जल्दी कर। कमला उठकर माँ जी कहती है और फिर सिसकने लगती है। राजेश्वरी, मेरी बेटी कहकर उसे हृदय से लगा लेती है। तो देखिए कितना
अच्छा लगता है, उसे बेटी कहकर पुकार रही है, वो उसे बहू को भी बेटी जैसा सम्मान दे रही है वो, है ना। उसे भी वो बुरा लग रहा है कि अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हो तो कितना बुरा लगे। लेकिन यह बात जीवनलाल को समझ में नहीं आती। कई बार ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जब तक वैसी चोट ना लगे ना दिल पर, तब तक उन्हें समझ में नहीं आता कि दूसरे को जो चोट लगी है उसकी दर्द कितनी होती है। ठीक है, तो राजेश्वरी, तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो? और नहीं नहीं, आगे बढ़ गए। जीवनलाल बाहर से, अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया। तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की? अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। जरा ये भी देख लें कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। कहते हैं ना, बड़े ऊंची नाक वाले हैं ना, बड़े मान सम्मान वाले इज्जतदार लोग हैं। राजेश्वरी, तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और सब नक्कटे हैं? जीवनलाल, तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही दिखाई देती है। प्रमोद, तुम ही बताओ, मैंने कोई बुरी बात कही है? प्रमोद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ठीक ही कहा है आपने। आज के युग में पैसा ही नाक और मूंछ है। जिसके पास पैसा नहीं, वह नाक और मूंछ होते हुए भी नक कटा है, मूंछ कटा है। नेपथ्य से हॉर्न का स्वर यानी पीछे से हॉर्न की आवाज आती है पर्दे के पीछे से। तो जीवनलाल प्रसन्न स्वर में, आ गई मेरी गौरी। राजेश्वरी से कहता अपनी पत्नी से, अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, अंदर से मिठाई का थाल लाओ। तो फटाफट देखिए, ये बेचारी यहीं खड़ी है, ये भाग रहा है कि मेरी बेटी आ गई है ना। तो राजेश्वरी अंदर चली जाती है, कमला पर्दे के पीछे खड़ी है। तभी बाहर से रमेश आता है, यानी किसी का बेटा, यानी गौरी का भाई। चेहरे पर उदासी के चिन्ह हैं। बरसाती कोट सोफे पर रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। तो जीवनलाल बाहर वाले द्वार का पर्दा हटाकर बाहर झांकने के बाद घबराए हुए स्वर में, अरे गौरी तो है नहीं, तो गौरी कहाँ है? रमेश धीमे स्वर में, वह नहीं आई। अब लगी ना बराबर की चोट। तब समझ में आता है कि बेटी का दर्द क्या होता है और दूसरों की बेटी को परेशान करने का दर्द क्या होता है। जीवनलाल, नहीं आई? क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी? रमेश, जी हाँ। जीवनलाल, फिर भाई फिर क्या बात हुई, क्यों नहीं आई? तो रमेश कहता है, उन्होंने विदा नहीं की। जीवनलाल, जैसे छाती पर किसी ने घूंसा मार दिया हो, बेचारे को ऐसा लगता है ना। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? रमेश कहता है, कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। अब उन्होंने भी वही बात की जो जीवनलाल ने प्रमोद को कही कि तुम लोगों ने दहेज पूरा नहीं दिया। जीवनलाल, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नज़र में दहेज पूरा नहीं दिया गया, लोभी कहीं के। राजेश्वरी वापस आकर, उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना सारा घर द्वार बेचकर भी दे दें, पर बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ी ही रहती है। तो जीवनलाल, मगर शराफत और इंसानियत? राजेश्वरी फिर बीच में टोक दिया। अब उसे गुस्सा आता है ना कि कैसे किस तरह से बात कर रहे हैं, है ना। अभी उनको दर्द हुआ, अब उनको पीड़ा हुई, ऐसा महसूस हुआ, है ना। अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो। जीवनलाल कहता है, चुप रहो तुम। राजेश्वरी, बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में, मगर तुम हो कि? जीवनलाल अनसुनी करके, मेरी बेटी की विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं मतलब अब तिल मिलाया से ना गुस्से में। राजेश्वरी, तुम भी तो किसी की बेटी की विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। जीवनलाल फिर चीख कर, गौरी की माँ। तो राजेश्वरी अब भी आंखें नहीं खुली। जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, वही दूसरे की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, न सुख मिलेगा न ही शांति। तो जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं, वे हाथ मल रहे हैं, सिर नीचे झुका है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है, यानी बेचारा जो उसके जीजा जी लगे, तो वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है ना, अपनी बहन के हस्बैंड के पास। तो जीवनलाल, बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। राजेश्वरी, अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है, तो सब उलझने सुलझ जाएं। तो जीवनलाल,
रुककर पत्नी की ओर देखते हुए, शायद तुम ठीक कहती हो। तो देखो, जब उसको वैसा ही जवाब वहां से मिला ना, तब उसको समझ में आया कि कमला का दुख क्या था, प्रमोद का दुख क्या था, है ना। जब तक यदि उसकी बेटी आ जाती तो ये दुख शायद उसको समझ में नहीं आता। तो प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। तो जीवनलाल चौंक कर, हैं? प्रमोद, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूं, मैं जल्द ही फिर आऊंगा, विश्वास रखें, और इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना न भूलूंगा। तो जीवनलाल बड़े दुखी स्वर में, ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित न करो बेटा, मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। प्रमोद लौटता हुआ आश्चर्य से, बाबूजी? जीवनलाल निश्वास छोड़कर, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। राजेश्वरी की ओर मुड़कर, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो, अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती, बहू की विदा नहीं करनी है क्या? तो देखिए, अंत में जाकर उसकी आंखें खुलती हैं, तो कमला हर्ष के आंसू पहुंचती हुई शीघ्रता से अंदर जाती है। देखो, हर बेटी का शौक होता है कि वो मायके जाए, है ना। तो जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं और तभी धीरे धीरे यवनिका गिरती है, यानी पर्दा गिरता है। तो लेखक हैं इसके विनोद रस्तोगी। तो इसी के साथ ये हमारा जो है ये पाठ हमने समाप्त किया, लेकिन प्रश्न उत्तर और इसमें अभ्यास कार्य जो अभी इसमें बचा हुआ है वो हमने करना है। ठीक है, ओके, बाय एंड थैंक यू।